प्यारे बच्चों, आज मेरे हाथ में ये एक स्प्रिंग है और ये एक वेट है। अगर मैं स्प्रिंग के साथ इस वेट को अटैच कर दूं तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरह से है, अब इस पोजीशन में है। अगर मैं यहां से इसको खींचूं और खींचता जाऊं, अब यहां पर ये स्प्रिंग एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। मान लीजिए वो कोई भी एक फोर्स है। अब अगर इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाता हूं, अभी स्प्रिंग कम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है पहले से, थोड़ा और ऊपर लेकर जाऊंगा अब और कम करेगा, और लेकर जाऊंगा और कम करेगा, थोड़ा और ऊपर लेकर जाऊंगा और कम करेगा, थोड़ा और ऊपर लेकर जाऊंगा और कम करेगा। और यहीं पर अगर मैं इसको नीचे खींचना स्टार्ट करूं, अभी कम फोर्स लगा रहा है, नीचे खींचूंगा, अब स्प्रिंग थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगा रहा है, और नीचे खींचूंगा और ज्यादा फोर्स लगा रहा है, और खींचूंगा, स्प्रिंग ऊपर की तरफ खींच रहा है और ज्यादा फोर्स लगा रहा है, और खींचूंगा ये और ज्यादा फोर्स लगाएगा, और खींचूंगा और ज्यादा फोर्स लगाएगा। कहने का मकसद ये है कि यहां पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरह के सिनेरियो में जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होती, वहां पर हम कहते हैं कि ये फोर्स जो स्प्रिंग एक्सर्ट कर रहा है, ये कौन सी फोर्स है? वेरिएबल फोर्स, जो कि डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ चेंज हो रही है। तो ऐसी फोर्स जो कांस्टेंट नहीं होती बल्कि चेंज होती है बार बार, उसको हम कहते हैं वेरिएबल फोर्स। तो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ये आर्टिकल 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर का ही एक आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 4.2 वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। इससे पहले कि आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दे, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ले सकें। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स वाले आर्टिकल को समझने से पहले लाजमी है कि आपको वर्क डन के बारे में अच्छे से मालूम हो। लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था, प्रॉपर डेली लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था कि फिजिक्स में एक्चुअली वर्क डन का मीनिंग क्या है और इसका सेंस क्या है, फिजिक्स में वर्क डन होता क्या है। और इसके साथ साथ मैंने आपको वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स वाला आर्टिकल पढ़ाया था और ये भी बताया था कि जब कांस्टेंट फोर्स वर्क डन करती है तो उस केस में आप ग्राफिकल मेथड से किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्क डन को। तो इसलिए अगर आपने वो वाला लेक्चर अभी तक नहीं सुना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को सुनने से पहले वो वाला लेक्चर सुन लीजिए, ताकि आपको वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के बारे में अच्छे से मालूम हो। उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। इस आर्टिकल में सबसे पहले वेरिएबल फोर्स की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद एक दो एग्जांपल लिखेंगे और उसके बाद मेन आर्टिकल की तरफ आएंगे कि वेरिएबल फोर्स किस तरह से वर्क डन करती है। लास्ट लेक्चर में आपको ये तो पता चल चुका कि कांस्टेंट फोर्स किस तरह से वर्क डन करती है। वर्क डन तो वही है, वर्क डन क्या होता है इसके बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन आज हमने पढ़ना यह है कि जब वेरिएबल फोर्स वर्क डन करती है तो उसको आपने कैसे फाइंड करना होता है। देखिए, कांस्टेंट फोर्स के केस में तो हमें मालूम था कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अलग लग रही है तो डायरेक्टली हम W इक्वल टू एफ डी यूज कर लेंगे। लेकिन अगर फोर्स किसी एंगल थीटा पर लग रही है तो W इक्वल टू एफ डी cos थीटा यूज कर लेंगे। लेकिन यहां पर हमने बताना है कि जब फोर्स वेरिएबल होगी तो उस केस में हमने वर्क डन को किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो आज के लेक्चर में हम टू मेथड से इसको कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को। पहला अल्जेब्रिक मेथड है और दूसरा ग्राफिकल मेथड है। दोनों मेथड्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले वेरिएबल फोर्स की एक छोटी सी डेफिनेशन है और एग्जांपल्स हैं, उनको नोट्स में लिखेंगे ताकि आप साथ के साथ नोट्स भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें और जिस तरह का भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए आप बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके अच्छे अच्छे मार्क्स ले सकें। तो सबसे पहले जो चीज हमने पढ़नी है दैट इज दी वेरिएबल फोर्स। क्या पढ़ना है? वेरिएबल फोर्स। देखिए, फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है ये तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रही थी और वहीं से फिर आगे मैंने आपको वर्क की डेफिनेशन भी पढ़ाई थी और साथ के साथ वहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी की दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। तो इसका मतलब है फोर्स की भी दोनों चीजें हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी है और दूसरी चीज क्या है? डायरेक्शन भी है। तो वेरिएबल फोर्स क्या होगी? देखिए, अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा तब भी हम कहेंगे कि फोर्स वेरिएबल फोर्स है, अगर उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा तब भी हम कहेंगे कि फोर्स वेरिएबल फोर्स है, अगर दोनों में चेंज आएगा तब भी हम ये कहेंगे कि फोर्स वेरिएबल फोर्स है।
तो यहां से ये बात तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का चेंज होना लाजमी नहीं है। अगर कोई एक भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी फोर्स वेरिएबल होगी, डायरेक्शन बार बार चेंज होगी तब भी फोर्स कौन सी होगी, वेरिएबल होगी। अगर दोनों चेंज होंगे तब भी फोर्स क्या होगी, वेरिएबल फोर्स होगी। तो यही वाली डेफिनेशन उठाकर लिख देते हैं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का। तो यहां पर सबसे पहले वेरिएबल फोर्स की हेडिंग लगाकर यही वाली डेफिनेशन लिख दी है, इफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंजेस, कि अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज चेंज हो जाती है तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि जो फोर्स है वो क्या है, वेरिएबल फोर्स है। अब यहां पर एग्जांपल्स के लगाकर एक दो एग्जांपल्स देखते नहीं है। तो सबसे पहले एग्जांपल क्या है, रॉकेट ही एग्जांपल है। देखिए रॉकेट जब मूव करता है तो ऑब्वियसली उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है। अर्थ हर चीज पर जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है, जो भी अर्थ पर प्रेजेंट है या अर्थ की सरफेस से ऊपर है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है उन पर। तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जैसे जैसे रॉकेट अपवर्ड मूव करेगा उस पर कम होती जाएगी ऑब्वियसली। जैसे जैसे चीज ऊपर मूव करती है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कम होती जाती है। जब कम हो रही है तो इसका मतलब है फोर्स चेंज हो रही है। जब फोर्स चेंज हो रही है तो वहां पर वो फोर्स क्या होगी, वेरिएबल फोर्स। इसी वजह से इसको हमने लिखा है एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स। कहता है विच वेरीज एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर। अब लास्ट चैप्टर में मैंने आपको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट दिया था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। अगर वहां से देखें तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है, विच वेरीज एज द इनवर्स स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है क्योंकि वहां पर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर। अब यहां पर एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखें जब रॉकेट अपवर्ड मूव कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर एक्ट कर रही है, उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर है, उससे अपोजिट है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसी का थोड़ा सा क्लू दिया था कि जब डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में होती है और फोर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उस केस में हम क्या कहते हैं। तो यहां पर भी एक्चुअली यही है कि जो वर्क डन है वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, क्योंकि रॉकेट अपवर्ड मूव कर रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपोजिट जा रहा है वो। तो वहां पर जो रॉकेट पे वर्क डन हो रहा है वो एक्चुअली क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है। अब सेकंड पॉइंट, वही शानदार सी एग्जांपल जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताई थी कि एक स्प्रिंग है, जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो फोर्स जो है वो वेरी करेगी। जैसे जैसे आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो ज्यादा करेगा। तो यही हमने लिखा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग इंक्रीजेस विद द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे इतने ज्यादा वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी फोर्स ज्यादा हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये कौन सी एग्जांपल होगी, वेरिएबल फोर्स की। तो ये छोटी सी डेफिनेशन और एक दो छोटी छोटी एग्जांपल्स हमने लिख दी हैं। इसके बाद मेन आर्टिकल की तरफ आते हैं और यहां से एक्चुअल कहानी स्टार्ट होती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, क्योंकि आर्टिकल क्या था, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये तो पढ़ा कि कांस्टेंट फोर्स जब वर्क डन करती है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने मेन पढ़ना ये है कि जब वेरिएबल फोर्स वर्क डन करती है तो उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए एक बहुत बड़ी सारी अलमारी है, जितनी बड़ी आप कंसिडर कर सकते हैं, यानी एक बहुत बड़ी सारी अलमारी है और इस अलमारी को आपसे कहा जाता है कि बेटा यहां से इसको खींच के यहां पर ले आओ। यानी आप थोड़ी एडजस्टमेंट कर रहे हैं घर में और आपसे कहा यह जाता है कि इस अलमारी को यहां से खींचकर यहां पर ले आओ। अब अलमारी बहुत बड़ी है, मान लीजिए आप इतने से हैं सिर्फ इस अलमारी के मुकाबले में। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अलमारी को रस्सी डालनी पड़ेगी, एक मोटी सी रस्सी डालेंगे आप। मोटी सी रस्सी डालकर, मान लीजिए एक मैंने मोटी सी रस्सी यहां पर इसको डाल दी है। अब क्या करेंगे, आप इसको खींचेंगे, पूरा जोर लगाकर आप इसको खींचेंगे। तो किस तरह से खींचेंगे, देखिए मान लीजिए आपने यहां से इस पर ये फोर्स एक्सर्ट कर दी, यहां पर आपने क्या किया, फोर्स एक्सर्ट कर दी। अब फोर्स एक्सर्ट करने के बाद मैं ये कहता हूं कि अलमारी थोड़ी सी डिस्प्लेस कर गई है, इतना सा अलमारी ने इतना सा डिस्प्लेस किया, यानी इतना सा क्या कर दिया, मूव किया है। अब आपने एक मरतबा इसको खींचा, आप थोड़े से थक गए हैं। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, देखें इसको फिर थोड़ा आराम करने के बाद दोबारा खींचेंगे। दोबारा खींचेंगे तो अब आपकी फोर्स पहले वाली होगी या कुछ और होगी, भाई कुछ और होगी। अगर रेस्ट करके थोड़ा खाने पीने के बाद आपने इसको दोबारा खींचा है तो हो सकता है कि आप थोड़ी ज्यादा फोर्स के साथ इसको खींच लें। इसका मतलब है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां तक तो अलमारी आ चुकी है, अब आपने इसको दोबारा खींचा है। क्या किया है, दोबारा खींचा है। तो मैं मान लेता हूं कि अब डिस्प्लेसमेंट कुछ यहां तक हो गई है, उसके बाद आपने दोबारा खींचा है, डिस्प्लेसमेंट
यहां तक होगी। अब जो फोर्स लगेगी वो नई फोर्स लगेगी। अब आपने दोबारा ये वाली फोर्स लगाई है, अब मान लीजिए यहां तक ही पहुंची है। यानी आप हर बार फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लगा रहे हैं, क्योंकि आप बार बार थक रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करने के बाद हो सकता है आपके अंदर एनर्जी थोड़ी ज्यादा आ जाए, आप उसको थोड़े ज्यादा फोर्स के साथ खींच पाए। तो यहां पर फिर इसका मतलब है ये फोर्स और होगी, इसको F1 कहना पड़ेगा, इसको F2 कहना पड़ेगा, इसको F3 कहना पड़ेगा, इसको F4 कहना पड़ेगा। और यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, देखिए ये थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट है, मैं कह देता हूं डेल्टा x1 हुई है या डेल्टा d1, मामूली सी डिस्प्लेसमेंट हुई है, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया है इसने, डेल्टा d1। और यहां पर मैं कहता हूं डेल्टा d1 यहां तक हो गया, यानी चेंज इन पोजीशन आया, उसको हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर डेल्टा d2 मैं कहता हूं यहां तक आया है, डेल्टा d2। फिर आपने और थोड़ा सा खींचा और थोड़ा सा चेंज आया पोजीशन में, डेल्टा d3, और थोड़ा सा खींचा डेल्टा d4 चेंज आया है। अब आपने और थोड़ा सा खींचा और फोर्स लगाई, क्योंकि देखो यहां तक लेकर आना है, और थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे। यानी आपने क्या किया, यहां पर और फोर्स लगा दी, मान लीजिए F5 फोर्स लगा दी। अब यहां पर और थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हो गई, मैं इस डिस्प्लेसमेंट को कह देता हूं डेल्टा d5। यहां तक लेके आना है, आप थोड़े थोड़े वक्फे के बाद डिस्प्लेसमेंट उसको करवाते रहेंगे, फोर्स लगाते रहेंगे, हर मर्तबा फोर्स डिफरेंट होगी। मान लीजिए कि आप अलमारी को यहां तक ले आए हैं, अलमारी को कहां तक ले आए, यहां तक ले आए हैं, इस पॉइंट तक। अब इस पॉइंट तक लाने में आपकी फोर्स बार बार चेंज होती रही है। तो अब अगर आपसे मैं पूछूं कि यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई है और इसके दरमियान जो फोर्स एग्जर्ट हुई है, उसको यूज करते हुए और डिस्प्लेसमेंट को यूज करते हुए मुझे वर्क डन कैलकुलेट करके देखो, तो क्या आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, W इज इक्वल टू FD cos थीटा। भाई ये तो उस वक्त है जब फोर्स कांस्टेंट रह रही हो, यहां पर तो फोर्स कांस्टेंट नहीं रह रही, ये और है, ये और फोर्स है, ये और फोर्स है, ये और फोर्स है, ये और फोर्स है, यानी हर बार फोर्स डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है ना, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। अब आप अलमारी को यहां तक ले आए हैं, मैं मान लेता हूं यहां पर ये अलमारी आ चुकी है और आप पूरी तरह थक चुके हैं, अब आपके अंदर और ताकत नहीं है कि और इसको खींचे। ठीक है, अब आप रेस्ट करें, आर्टिकल को थोड़ा समझते हैं। अलमारी तो आपने खींच ली, अब क्या करना पड़ेगा, देखें यहां पर मान लीजिए मैं कहता हूं बहुत सारी फोर्सेस लगी, फाइनली जो आपने फोर्स लगाई वो कितनी थी, मान लीजिए Fn थी, इसके दरमियान F6, F7, F8, F9 बहुत सारी फोर्सेस आ जाएंगी और बहुत सारी इसी तरह ये वाले डिस्प्लेसमेंट्स आ जाएंगे। अब जब हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है इस केस में, यानी आप अलमारी को यहां से यहां तक लेकर आए हैं, कितना वर्क डन हुआ यहां से यहां तक लाने में, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये तो है कांस्टेंट फोर्स के लिए। अब अगर मैं ये एज्यूम करूं कि यहां से यहां तक जो फोर्स लगी है वो कांस्टेंट रही है, यानी यहां से यहां तक F1 ही रही है जिसने डेल्टा d1 डिस्प्लेसमेंट करवाई है, तो फिर इतने से बात करिए तो मैं ये वाला फार्मूला यूज कर सकता हूं। और मैं क्या यूज करूंगा, W1 इज इक्वल टू F1 cos थीटा। देखिए यहां पर जब ये कुछ एंगल पर होगा तो फिर हम क्या यूज करेंगे, क्या FD यूज करेंगे, नहीं, F cos थीटा। लास्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था आपको कि क्यों F cos थीटा यूज करना है, और इसको मैं θ1 कह दूंगा क्योंकि ये F1 और डेल्टा d1 के दरमियान है। तो यहां पर F1 cos θ1 इंटू डेल्टा d1। अब ये तो सिर्फ इतने पाथ के लिए था। सेकेंड पाथ में फिर हम कह रहे हैं कि फोर्स चेंज हुई है, F2 हो गई है, यहां से यहां तक मैं कहता हूं कि F2 ही रही है, तो मुझे फिर यहां से यहां तक नया वर्क लिखना पड़ेगा, वो W2 मैं लिख दूंगा, क्या हो जाएगा F2 cos θ2 इंटू डेल्टा d2। यहां पर आके दोबारा फोर्स चेंज हो गई है, जब दोबारा फोर्स चेंज हुई है तो इस केस में क्या होगा, यहां इतने पाथ के लिए मुझे फिर दोबारा से वर्क डन लिखना पड़ेगा। यहां पर θ2 था, यहां पर θ3 है। अब यहां पर मैं जब दोबारा वर्क डन लिखूंगा तो W3 इज इक्वल टू F3 cos θ3, क्योंकि यहां पर F3 फोर्स लग रही थी cos θ3, और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है डेल्टा d3। यानी ये तो इसी तरह से चलता जाएगा, क्योंकि बार बार फोर्स चेंज हुई है तो इसका मतलब है मुझे बार बार दोबारा से वर्क डन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वर्क डन का फार्मूला ये तो कांस्टेंट फोर्स के लिए है ना, इसलिए फिर मैं इस पाथ को छोटे छोटे पाथ्स में डिवाइड कर दूंगा। जैसे यहां पर एक छोटा सा पाथ लिया, यहां पर आगे जो पाथ है इसको मैं छोटे छोटे पाथ्स में डिवाइड कर दूंगा। क्या करूंगा, छोटे छोटे पाथ्स में डिवाइड कर दूंगा, और चलते चलते यहां तक आने के बाद आखिरी मर्तबा जो फोर्स लगी है वो Fn है, और उसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, Wn इज इक्वल टू Fn cos θn, और जो फाइनली डिस्प्लेसमेंट हुई है उसको अगर मैं कह देता हूं डेल्टा dn। तो पता ये चला कि इस पाथ के अलांग जो आपने अलमारी को मूव कराया है अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद, बार बार फोर्स चेंज हुई है,
तो इसका मतलब है हमें इस पाथ को छोटे छोटे पाथ्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर इस छोटे से पाथ के लिए हमने सेपरेट लिया, क्योंकि इस छोटे से पाथ के लिए फोर्स कांस्टेंट थी, इस छोटे से पाथ के लिए फोर्स कांस्टेंट है, इसके लिए भी, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। तो मैंने इस पाथ को इतने छोटे छोटे पाथ्स में डिवाइड कर लिया ताकि उस एक छोटे से पाथ के लिए फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जब उस एक छोटे से पाथ के लिए फोर्स कांस्टेंट रहेगी तो वहां पर फिर मैं ये वाला फार्मूला यूज कर सकता हूं। यहां पर इतने से पाथ के लिए कांस्टेंट थी, इसके लिए मैंने वर्क डन लिख लिया, फिर आगे चेंज हो गई थी, चेंज होने के बाद इतने से पाथ के लिए फिर कांस्टेंट रही, उसके लिए मैंने वर्क डन लिख लिया। यानी मैंने इन छोटे छोटे सारे पाथ्स के लिए जब वर्क डन लिख लिया तो फाइनली मैं क्या करूंगा, इस सारे पाथ पर जब आपने इस अलमारी को मूव कराया है तो इस अलमारी पर कितना वर्क डन हुआ है वो मैं इन सारे वर्क डन को ऐड कर दूंगा। इन सारे वर्क्स को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे वो वर्क मिल जाएगा जो इस अलमारी को यहां से यहां तक लाने में हुआ है। तो कैसा लगा ये कंसेप्ट? वाकई बहुत आसान कंसेप्ट था। यहां पर अब हम नीट एंड क्लीन बुक वाले डायग्राम ड्रा करते हैं। तो चलिए यहां पर एक पॉइंट मार्क करते हैं। मैं कहता हूं ये पॉइंट P है, यहां से यहां तक इसने मूव किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, इतना हमने कंसीडर कर लिया। इस पॉइंट को मैं P कंसीडर करता हूं, इसको मैं Q कंसीडर करता हूं। अब यहां पर जो फोर्स लगी है वो वेरिएबल फोर्स है। इस तरह यहां पर मैंने आपको बताया है जब फोर्स वेरिएबल फोर्स है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो पाथ है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। मान लीजिए मैंने ये n नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब यहां पर जो फोर्स लगी है वो कितनी होगी, F1। इस तरह यहां पर हमने लिखा है F1 वेक्टर, और यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, θ1। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ये कितनी है, डेल्टा D1। फिर दोबारा से जब आपने फोर्स लगाई थी तो ऑब्वियसली फोर्स चेंज थी, तो यहां पर मैं क्या कंसीडर करूंगा कि ये फोर्स क्या है, F2 वेक्टर, और यहां पर ये थीटा क्या है, θ2, और यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है दिस इज डेल्टा D2। सिमिलरली आगे F3 F4, इसी तरह मैंने n नंबर ऑफ पाथ्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो यहां पर फिर मैं इसी सारी स्टोरी को इंग्लिश में लिखकर ये सारा काम कर दूंगा। यानी ये जो पाथ मैंने कंसीडर किया इसके लिए मैं ये सारे वर्क डन लिख दूंगा और फाइनली इन सबको ऐड कर दूंगा, तो मुझे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स मिल जाएगा। ये जो बार बार फोर्स चेंज होती रही है, इसने जो वर्क डन किया है इस अलमारी को यहां से यहां तक मूव कराने में, वो वाला वर्क डन मिल जाएगा। यानी मुझे फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब यहां पर हमने यही वाली सारी बात इंग्लिश में लिख दी है जो कि हमने इस फिगर में कंसीडर की थी। देखिए यहां पर अब हम ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो पॉइंट P से Q तक मूव किया है और जो इस पर फोर्स लग रही थी वो थ्रू आउट दी पाथ कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल फोर्स है। यानी यहां से यहां तक ये F1 लग रही थी, फिर F2, फिर F3, जिस तरह भी मैंने आपको सारी बात समझाई है। तो यहां पर हम ये सपोज करते हैं कि इस डेल्टा D1 के लिए ये जो फोर्स F1 लग रही है, इतने पाथ के लिए फोर्स कांस्टेंट है, फिर देन इतने पाथ के लिए कांस्टेंट है, इतने पाथ के लिए कांस्टेंट है। यानी हर पाथ के लिए सेपरेट सेपरेट है, लेकिन उस एक पाथ के लिए क्या है, कांस्टेंट है। ये हमने सपोज किया है। तो यहां पर ये बात लिखी है, लेट अस कंसीडर द पाथ ऑफ द पार्टिकल इन द XY प्लेन के एक XY प्लेन में पाथ कंसीडर करें। XY प्लेन क्या होती है ये ऑलरेडी मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं लास्ट चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 2 और 3 में। तो पॉइंट P से पॉइंट Q तक उसने क्या किया है, मूव किया है, और पाथ कुछ इस तरह का है जो उसने फॉलो किया है। अब यहां पर क्योंकि देखिए फोर्स वेरिएबल है तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी फोर्स वेरिएबल होगी तो पाथ को हम क्या करेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पाथ्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर हमने इसको छोटे छोटे पाथ्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और कितने पाथ्स बनाए हैं, लेट्स से वो पाथ n नंबर ऑफ पाथ्स हैं। द पाथ हैज बीन डिवाइडेड इनटू n शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिनमें से पहला क्या है डेल्टा D1, फिर डेल्टा D2, देन डेल्टा Dn। ये सारे के सारे वेक्टर हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो ये क्या होंगे, वेक्टर होंगे। अभी पहले जो कुछ मैंने आपको समझाया था वो जस्ट रफ वर्क था, आपको इसका मेन कंसेप्ट और मेन सेंस देने के लिए नोट्स में आपने ये वाली चीज लिखनी है। तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, जो फोर्स है वो F1 F2 चलते चलते Fn तक, देखिए F1 F2 यहां पर जो लगी F3, देन F4, इसी तरह से F5 और Fn यहां पर लगेगी, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट डेल्टा Dn हुई है। तो यही बात लिखी है कि जो फोर्सेज हैं ये एक्ट कर रही हैं इन इंटरवल्स के लिए। अब यहां पर ये वाला जो सेंटेंस है ये मेन बात है कि ड्यूरिंग ईच स्मॉल इंटरवल, देखिए इस स्मॉल इंटरवल के लिए ये जो डेल्टा D1 है यहां से यहां तक इतने पाथ के लिए हमने कहा है कि फोर्स कांस्टेंट है। देखिए मैंने आपको अलमारी का एग्जांपल दी थी, आपने एक मरतबा खींचा, जो डिस्प्लेसमेंट हुई उस डिस्प्लेसमेंट के लिए वो फोर्स कांस्टेंट थी। जब दोबारा खींचा यानी डेल्टा D2 हुआ
तो उसके लिए फोर्स चेंज हो गई, यानी डेल्टा D1 इतने पाथ के लिए फोर्स F1 ही रहेगी, देन इतने पाथ के लिए F2, फिर F3, F4। तो अब यहां पर वर्क डन फॉर द फर्स्ट इंटरवल, यानी पहले इंटरवल के लिए वर्क डन कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं, W इज इक्वल टू F डॉट डी, यहां पर डेल्टा D1 है, तो पहले इस स्मॉल इंटरवल के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा W1, क्या लिखेंगे, डेल्टा W1 इज इक्वल टू F1 वेक्टर, देखिए ये वाली जो फोर्स है F1 वेक्टर डॉट डेल्टा D1 वेक्टर डॉट डेल्टा D1 वेक्टर। अब यहां पर इस इंटरवल के लिए जो फोर्स F1 ने वर्क डन किया, देखिए इतने पाथ के लिए हमने कहा कि फोर्स कांस्टेंट है, तो यहां पर हमने पहले ये लिखा है कि डेल्टा W1 इज इक्वल टू F1 ये वाली फोर्स और उसके बाद ये वाली डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 वेक्टर। अब यहां पर नेक्स्ट किस तरह से लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा W1, अब यहां पर एक्चुअली सारी की सारी फोर्स तो नहीं ना वर्क में पार्टिसिपेट कर रही, देखिए इस सारी डिस्प्लेसमेंट में ये सारी की सारी फोर्स तो नहीं पार्टिसिपेट कर रही, कुछ कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो पार्टिसिपेट करेगा, और कौन सा कंपोनेंट करेगा, जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा, क्योंकि वर्क डन की मैंने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इस फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था वो क्या होगा, F1 cos थीटा, क्योंकि यहां पर फोर्स F1 है तो F1 cos थीटा हो जाएगा, तो किस तरह से लिखेंगे, F1 cos थीटा 1, क्योंकि यहां पर जो थीटा 1 रहा है वो थीटा 1 है, तो साथ में क्या हो जाएगा, डेल्टा D1, क्या हो जाएगा, डेल्टा D1। तो यहां पर हमने क्या लिए हैं, मैग्नीट्यूड्स लिखे हैं, मैग्नीट्यूड पर वेक्टर नहीं आता, क्योंकि देखें जब हम लिखते हैं F डॉट डी को F डी cos थीटा, तो वहां पर हम वेक्टर नहीं डालते, क्योंकि वहां पर हम कहते हैं कि F क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, और D क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली यहां पर क्या है, ये मैग्नीट्यूड्स हैं दोनों, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से इतने पाथ के लिए तो वर्क डन निकल आया, देन हमने इस पाथ के लिए एंड इन सेकंड इंटरवल, फिर क्या लिखेंगे, एंड इन सेकंड इंटरवल, कि सेकंड इंटरवल में क्या होगा, एंड इन सेकंड इंटरवल डेल्टा W2, देखिए यहां पर हम W2 लेंगे, डेल्टा W2, क्योंकि फोर्स F2 हो गई है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, F2 वेक्टर डॉट डेल्टा D2 वेक्टर, क्योंकि यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है दिस इज डेल्टा D2, जो चेंज हुआ है डिस्प्लेसमेंट में, जो चेंज आया है डेल्टा D2 वेक्टर। अब यहां पर ये जो F2 वेक्टर है ये भी सारी की सारी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग तो नहीं है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, और वो क्या होगा, F2 cos थीटा। तो किस तरह से लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा W2 इज इक्वल टू F2 cos थीटा 2 इनटू डेल्टा D2। तो यहां तक आपको बात समझ आ गई, और ये इसी तरह चलता जाएगा, डेल्टा W3, डेल्टा W4, डेल्टा W5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू n, क्योंकि हमने कितने पाथ्स कंसीडर किए, n नंबर ऑफ स्मॉल इंटरवल, यहां पर एक छोटा सा इंटरवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अप टू n, यानी n नंबर ऑफ इंटरवल्स हमने कंसीडर किए छोटे छोटे। तो फिर हम nth इंटरवल के लिए भी लिख लेते हैं कि फॉर nth इंटरवल, तो किस तरह से लिखेंगे, फॉर nth इंटरवल, फॉर nth इंटरवल, nth इंटरवल के लिए कितना हो जाएगा, यहां पर 2 था, यहां पर 1 था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, डेल्टा WN। तो किस तरह से लिखेंगे, डेल्टा WN इज इक्वल टू FN वेक्टर, क्योंकि यहां पर लास्ट पे जो फोर्स अप्लाई हुई कितनी है, FN वेक्टर, तो FN वेक्टर डॉट डेल्टा DN वेक्टर। तो दिस इंप्लाइज दैट यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा WN इज इक्वल टू, अब यहां पर ये जो FN वेक्टर है ये भी ऑब्वियसली सारी की सारी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग तो नहीं है, तो यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा, FN cos थीटा n, क्योंकि लास्ट पर यहां पर जो थीटा बनेगा वो क्या होगा, थीटा n। जिस तरह हम पीछे सीरीज ला रहे हैं, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, तो लास्ट में क्या बनेगा, थीटा n बनेगा। तो क्या लिखेंगे, FN cos थीटा n, FN cos थीटा n इंटू डेल्टा DN। देखिए हमारे पास डेल्टा W1 भी आ चुका है, डेल्टा W2, डेल्टा WN, यानी हमने सारे जो छोटे छोटे वर्क्स हैं वो सारे के सारे कैलकुलेट किए हैं। यहां पर पहले हमने फर्स्ट इंटरवल के लिए कैलकुलेट किया डेल्टा W1, फिर सेकंड इंटरवल के लिए डेल्टा W2, और फिर चलते चलते nth इंटरवल पर। तो यहां पर फिर हम इसी तरह से लिख देंगे सो ऑन, यानी चलते चलते nth इंटरवल तक, सो ऑन फॉर nth इंटरवल, डेल्टा WN इज इक्वल टू FN cos थीटा डेल्टा DN। अब यहां पर हमें इन छोटे छोटे सब इंटरवल्स के लिए क्या मिल गया, बर्डन मिल गया, क्योंकि हमने कहा है कि इस छोटे से इंटरवल में फोर्स क्या रह रही है, कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के लिए हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं।
तो यहां पर इस पूरे पाथ के अलावा वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सारे छोटे छोटे पाथ्स के लिए जो वर्क डन हमने फाइंड किए हैं उन सबको ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो वहां पर हमें इस पूरे पाथ के लिए क्या मिल जाएगा, वर्क डन, यानी इस पार्टिकल को यहां से यहां तक लेकर जाने में जो वर्क डन हुआ है वो फाइंड हम कर लेंगे। तो चलिए अब इन सबको ऐड करते हैं। यहां पर अब यही वाला सेंटेंस लिख दिया, द टोटल वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट, यानी इस पॉइंट P से Q तक मूव कराने के लिए जो टोटल वर्क डन हुआ है कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल दीज टर्म्स, यानी डेल्टा W1, डेल्टा W2, डेल्टा W3 चलते चलते डेल्टा Wn तक सारी की सारी हमने ऐड करनी है। तो यहां पर फिर W टोटल यानी टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर देंगे किस तरह से, डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस चलते 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 डेल्टा Wn तक, यानी सारे के सारे इन सब पाथ्स के लिए जो वर्क डन थे उन सबको हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यहां पर फिर W टोटल क्या हो जाएगा, यहां पर पुट करेंगे इन सबको, डेल्टा W1 क्या है, F1 cos θ1 इंटू डेल्टा D1, तो लिख दीजिए F1 cos θ1 इंटू डेल्टा D1 प्लस इसी तरह से फिर डेल्टा W2 लिखिए, वो क्या है, F2 cos θ2 डेल्टा D2, F2 cos θ2 डेल्टा D2 प्लस चलते 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 अप टू डेल्टा Wn तक है। तो डेल्टा Wn क्या लिखना है हमने, Fn cos θn डेल्टा Dn। अब यहां पर मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले लेक्चर में बताया था, जब इस तरह से सीरीज चल रही हो तो उसको आप सुमेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर फिर अब हम सुमेशन की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, कुछ इस तरह से, W टोटल इज इक्वल टू यहां पर इंप्लाइज भी डाल दीजिए साथ के साथ, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा, ये क्या है, सम का सिंबल है, यानी ये सारे सम हो रहे हैं। सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n, देखिए यहां 1 से n तक चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे चलते चलते n तक। तो सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n, यानी 1 से n तक हमने सारे ऐड करने हैं। तो किस तरह से करेंगे, यहां पर F 1 2 ये चेंज हो रहे हैं, इसको हमने क्या लिखा है I, तो Fi हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा cos θi, क्योंकि थीटा के साथ 1 2 है, जिन जिन के साथ 1 2 उनके साथ आप आई लिख दीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है, यहां पर डेल्टा Di। अब यहां पर देखें, अगर हम इसी को वापस चलें तो यहां से सुमेशन का मतलब है कि ऐड हो रहे हैं, I इज इक्वल टू 1 to n, I की वैल्यू 1 से n तक है, यानी 1 2 3 4 5 चलते चलते n तक। तो सबसे पहले यहां पर क्या पुट करेंगे, 1 F1 cos θ1 डेल्टा D1, ये वाली टर्म आ जाएगी। सुमेशन का मतलब है प्लस करते जाए, प्लस का सिंबल डालेंगे, आगे क्या करेंगे, 1 तो हो गया, अब 2 पुट करना है, तो I की जगह पर 2 पुट कर दें, F2 cos θ2 डेल्टा D2 प्लस चलते चलते लास्ट में क्या पुट करना है, n पुट करना है, तो I की जगह पर n पुट कर दें। इसका मतलब है कि इस फॉर्म को बंद करके हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसको खोल के इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर ये चीज आपको समझ आ चुकी है, ऑलरेडी मैंने आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में। तो यहां पर ये जो इक्वेशन आई है इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो जनरली अलजेब्रिक मेथड से हमने क्या किया है कि वर्क डन को कैलकुलेट कर लिया, जो कि एक वेरिएबल फोर्स ने किया है। यहां पर अभी तक आपने ये तो देख लिया कि वर्क डन को इस तरह से अलजेब्रिक मेथड से किस तरह से कैलकुलेट करना है वेरिएबल फोर्स के केस में। तो यहां पर मैं एक लाइन खींच देता हूं, इससे नीचे थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए। यहां पर ये सारे का सारा रफ वर्क होगा, नीट नोट्स आपके यहां तक ही थे। अब रफ वर्क थोड़ा सा करके उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं नीट नोट्स सिखाऊंगा ग्राफिकल मेथड के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मान लीजिए यहां पर ये एक्स एक्सिस है और ये यहां पर वाई एक्सिस है। लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं, यहां पर फोर्स क्या रह रही थी, कांस्टेंट रह रही थी। हमने क्या कहा था कि फोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ा था। जब फोर्स कांस्टेंट रह रही थी तो ये लाइन बिल्कुल सीधी आ रही थी, और यहां पर हमने कहा था कि इस कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन को, क्योंकि यहां पर इस तरफ हमने फोर्स ली थी और इस तरफ हमने क्या ली थी, डिस्प्लेसमेंट ली थी। और यहां पर हमने कहा था कि अगर यहां से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है और यहां से यहां तक ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। FD इज इक्वल टू W। अब एक्चुअली F क्या है, ये इस रेक्टेंगल की एक साइड है और ये इस रेक्टेंगल की दूसरी साइड है D। अब जब दो साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दो कंसेक्टिव साइड्स को, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इसका मतलब है कि वहां पर जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था
वो क्या था, एक्चुअली वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा था। लास्ट लेक्चर में ये सारी चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन यहां पर फोर्स कांस्टेंट नहीं रह रही, वहां पर तो कांस्टेंट रह रही थी। यहां पर मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। यहां पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं और वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स को ले लेते हैं। और मान लीजिए पहले फोर्स इतनी है, अब ये लाइन सीधी नहीं जाएगी क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। मान लीजिए पहले फोर्स इतनी है और फिर कम होते होते ऐसे ऐसा कम हो रही है और इधर आ रही है, इधर इधर इधर, यानी कम होके यहां तक आ रही है। पहले अगर 3 न्यूटन थी तो कम होते होते 2.9 हुई, फिर 2.8 और कम होते होते किस तरह आ गई, यहां पर मान लीजिए 2 न्यूटन पर आ गई। यहां पर ये 2 न्यूटन है और यहां पर अब इस फिगर के इस कर्व के अंडर जो एरिया आएगा, इस कर्व के अंडर जो एरिया आएगा वो क्या होगा, वो भी होगा तो वर्क डन ही, क्योंकि ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जब भी आप एरिया फाइंड करेंगे, एरिया अंडर द कर्व, तो आपको वर्क डन ही देगा। यहां पर वर्क डन फिर कितना हो जाएगा, देखिए अब डायरेक्टली तो हम इस फिगर के एरिया को नहीं डिस्कस कर सकते, यानी यहां पर एरिया अंडर द कर्व को। यहां पर तो डायरेक्ट रेक्टेंगल थी, वहां भी हमें मालूम हो गया था कि रेक्टेंगल की 2 कंसेक्टिव साइड्स को मल्टीप्लाई करें तो एरिया मिल जाएगा। तो यहां पर भी अगर हम इस बात को छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दें, यानी यहां पर ये एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लें, यहां पर ये दूसरी रेक्टेंगल कंसीडर कर लें, यहां पर मान लीजिए ये तीसरी रेक्टेंगल कंसीडर कर लें, बहुत सारी रेक्टेंगल इसी तरह से कंसीडर कर लें। अब यहां पर देखें, अगर मैं इस पहली रेक्टेंगल को कंसीडर करूं तो इसमें ये जो फोर्स आ रही है यहां से यहां तक तो फोर्स कांस्टेंट रह रही है, बिल्कुल इसी तरह से है। फिर दूसरी रेक्टेंगल को अगर सेपरेटली कंसीडर करेंगे तो फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रही है। जितनी छोटी रेक्टेंगल बनाएंगे इतनी आसानी से फोर्स कांस्टेंट रहेगी, यानी जितना डेल्टा डी स्मॉल होगा। देखिए यहां पर हमने डी लिया हुआ है और अगर छोटा सा पार्ट लेंगे जिस तरह यहां पर लिया था तो ये डेल्टा डी 1 हो जाएगा, यहां पर नेक्स्ट छोटा सा पार्ट डेल्टा डी 2 हो जाएगा और यहां लास्ट वाला डेल्टा डी एन हो जाएगा। यहां पर क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ एंगल बना रही है, जब एंगल बना रही है तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या कहा था कि आपने इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स लेना है और वो क्या हो जाएगा, एफ कास थीटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस तरफ हमने एफ कास थीटा लिया हुआ है। अब यहां पर ये चीज तो हमें पता चल गई। अब हमने इस साइड हर रेक्टेंगल की साइड के बारे में पता चलाना है। तो मान लीजिए पहली रेक्टेंगल की वाली जो साइड है वो कितनी है, F1 cos थीटा 1, और दूसरी रेक्टेंगल की ये वाली जो साइड है वो कितनी है, F2 cos थीटा 2, कुछ इस पैटर्न पर होगी। तो अब अगर मैं हर एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लूं किस तरह से, अब इस वाली साइड को और इस वाली साइड को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। ये वाली साइड क्या है, F1 cos थीटा 1, पहली रेक्टेंगल की ये वाली साइड, और दूसरी साइड क्या है, डेल्टा D1, और ये किसके इक्वल आ रहा था, देखिए F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1 डेल्टा W1 के इक्वल आ रहा था। इसका मतलब है कि अगर मैं इस पहली रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा W1, जो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा D1 के लिए जो वर्क डन हुआ है दैट इज डेल्टा W1। अब यहां पर डेल्टा D2 के केस में क्या हो जाएगा, सेकंड इंटरवल के लिए F2 cos थीटा 2, F2 cos थीटा 2, क्योंकि जो सेकंड रेक्टेंगल है इसकी ये जो लंबे वाली एक साइड है वो क्या है, F cos थीटा, तो सेकंड है तो F2 cos थीटा 2 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा D2 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 किस इक्वल है, डेल्टा W2 के। देन nth रेक्टेंगल पर पहुंच चाहिए, ये nth रेक्टेंगल है, इसके लिए क्या है, डेल्टा DN, और इसकी ये वाली जो साइड होगी क्या हो जाएगी, Fn cos थीटा n, चलते चलते Fn cos थीटा n इंटू डेल्टा DN इज इक्वल टू डेल्टा WN, यहां पर डेल्टा W2 था। इसका मतलब है कि इसमें जो हर एक छोटी छोटी रेक्टेंगल है वो मुझे एक इंटरवल के लिए वर्क डन दे रही है। यहां पर इस रेक्टेंगल का जो एरिया वो डेल्टा W1 दे रहा है, यहां पर इस रेक्टेंगल के एरिया डेल्टा W2 दे रहा है, और ये जो टोटल एरिया अंडर द कर्व आ रहा है ये क्या देगा, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन छोटी छोटी रेक्टेंगल्स का एरिया तो मुझे मालूम हो चुका है, अगर मैं इन सब छोटी छोटी रेक्टेंगल्स के एरियाज को आपस में ऐड कर दूं, यानी इन सबको मैं प्लस कर दूं, तो मुझे सारा ये एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। तो मैंने फाइंड भी वही करना था, ये तो काम आसान हो जाएगा। मैं हर छोटी छोटी रेक्टेंगल का एरिया क्या कर दूंगा, आपस में प्लस कर दूंगा, यानी डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस चलते चलते डेल्टा WN तक मैं क्या कर दूंगा, इनको ऐड कर दूंगा। जब ऐड करूंगा तो ये सारा मिल मिला के मेरे पास वापस यही वाली चीज आ जाएगी, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि वैल्यूज भी यही है, सब कुछ यही है, तो यही वापस मेरे पास आ जाएगा Fi cos थीटा I डेल्टा DI, यानी कुछ यही वाली चीज वापस आ जाएगी, W टोटल, यानी जो टोटल एरिया है इस अंडर दी कर्व, इस कर्व के अंडर।
अब यहां पर अगर मैं इस रेक्टेंगल की ये वाली जो साइड है इसको छोटा कर दूं, यानी डेल्टा D1 को और छोटा कर दूं, यानी इस रेक्टेंगल की बजाय इसको और ज्यादा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दूं, इस तरह से मान लीजिए एक और रेक्टेंगल बना दूंगा, तो यहां पर ये जो फोर्स वाली लाइन है, ये जो लाइन है ये मुझे कांस्टेंट रहती हुई नजर आ रही है, यानी अगर रेक्टेंगल और छोटी कर दूं तो मुझे फोर्स ज्यादा कांस्टेंट रहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर ये लाइन सीधी हो जाएगी। और देन यहां पर एक और छोटी रेक्टेंगल में बना दूं, अब ये वाली जो रेक्टेंगल है इसके लिए वाली लाइन कांस्टेंट रहती हुई नजर आ रही है। तो इसका मतलब है कि जितना डेल्टा डी स्मॉल होगा ये एक्सप्रेशन उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो फिर अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, W टोटल इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू 0 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई, यानी डेल्टा डी आई जब बहुत छोटा हो जाएगा तो मुझे एक्यूरेटली मिल जाएगा। देखिए जितनी ज्यादा मैं रेक्टेंगल्स बनाऊंगा इस फिगर के अंदर तो इतना मुझे एक्यूरेट एरिया मिलेगा, क्योंकि देखिए यहां से टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, जब बहुत सारी रेक्टेंगल्स बनाऊंगा तो हर एक रेक्टेंगल के लिए लाइन सीधी होगी। यहां पर भी अगर मैं 2-3 रेक्टेंगल्स इसके अंदर बना दूं तो हर रेक्टेंगल की ये वाली साइड मुझे सीधी नजर आएगी। तो इस केस में क्या होगा कि एक्सप्रेशन ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। तो यही थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स या फिर वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये सारी कहानी उठाकर हम इधर इंग्लिश में लिख देते हैं और यही वाला जो ग्राफ है इसको यहां पर नीट करके बना देते हैं। यहां पर अब वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड की हेडिंग लगाकर नीचे सारी वही वाली कहानी लिखती है और मैं स्टूडेंट की वरीज को अच्छे तरीके से समझता हूं। मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को ये ग्राफ वाले पैराग्राफ्स याद करना काफी मुश्किल लगते हैं, आई नो दिस थिंग। तो मैंने आपके लिए काफी आसान करके लिख दिया, बुक के टेक्स्ट को थोड़ा समराइज करके उसमें थोड़ी वर्डिंग चेंज करके बहुत ही आसान तरीके से उसको स्प्लिट करके लिख दिया है। अभी जो कुछ मैंने आपको सारा बताया था वो सारे का सारा यहां पर लिखा है, बस थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में लिखा है। देखें ग्राफिकल मेथड से वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ये तो आसान सी बात है। किस किस के दरमियान करना पड़ेगा, एफ कॉस थीटा और डी के दरमियान। तो ये लिखते हैं द वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन एफ कॉस थीटा एंड डी, यानी एफ कॉस थीटा और डी के दरमियान ग्राफ प्लॉट करके कैलकुलेट कर लेंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई। देन क्या लिखना है, द डिस्प्लेसमेंट डी इज डिवाइडेड इनटू द सेम इक्वल इंटरवल्स, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट फोर्स में तो सीधा सीधा काम है, लेकिन जब वेरिएबल फोर्स होगी तो डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर देना, जैसे पहले मैंने आपको बताया है। तो यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देना। यहां पर डेल्टा D1 डेल्टा D2 देन सो ऑन डेल्टा Dn तक छोटे छोटे इंटरवल में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। द वैल्यू ऑफ एफ कॉस थीटा, देखें अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है एफ कॉस थीटा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है डी। यहां पर एक रेक्टेंगल के केस में हमने इसकी ये नीचे वाली साइड तो मार्क कर दी गई डेल्टा D1 है, लेकिन ये वाली साइड क्या है, क्योंकि एरिया तो तभी फाइंड होगा ना जब दो कंसेक्टिव साइड हमें मालूम होंगी। तो कहते हैं कि ये वाली जो साइड है इसके बारे में हमने हर रेक्टेंगल के ऊपर लिख दिया f1 cos थीटा 1। तो ये बात लिखी है द वैल्यू ऑफ f cos थीटा, यानी f cos थीटा की जो वैल्यू है इज इंडिकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंटरवल, हर इंटरवल की बिगिनिंग पर क्या कर दिया, इंडिकेट कर दिया। बहुत आसान सी बात थी। देखें अब यहां पर अगर पहली इस रेक्टेंगल का हम एरिया निकालें, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, जिस तरह हमने पहले निकाला था, बार बार निकालने की बजाय एक ही मरतबा हम डिस्कस कर देते हैं आयत रेक्टेंगल का। आयत रेक्टेंगल ये वाली कोई भी एक रेक्टेंगल आप लेकर उसको आयत रेक्टेंगल कह सकते हैं। अब यहां पर मैंने इस वाले रेक्टेंगल को आयत रेक्टेंगल कह दिया है और इसके लिए मैंने कहा है कि ये जो लंबे वाली साइड है ये क्या है, एफ आई कॉस थीटा आई, और ये वाली जो साइड है ये डेल्टा डी आई। जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया मिल जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल की ये एक साइड है ये दूसरी साइड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मुझे एरिया मिलेगा। आयत रेक्टेंगल की दो कंसेक्टिव साइड्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आयत रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा। और एफ कॉस थीटा इंटू डेल्टा डी क्या होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि आयत रेक्टेंगल का जो एरिया है वो मुझे क्या देगा, यानी इस आयत पाथ में जो वर्क डन हुआ है, यानी आयत इंटरवल में जो वर्क डन हुआ है। तो ये लिखा है द आयत शेडेड रीजन। अच्छा अब आपने एक बात याद रखनी है, ये जितना भी एरिया अंडर द कर्व आ रहा है इस सारे को आपने पेपर में लेड पेंसिल से शेड करना है। ये जो एरिया है सारा इसको भी, और ये वाला जो एरिया है इस सेकंड ग्राफ में, ये मैं आपको आगे चलकर समझाऊंगा, इसमें भी आपने क्या करना है कि इस एरिया को शेड करना है लेड पेंसिल से। नोट्स में भी शेड करना है और पेपर में भी शेड करना है। यहां पर हम लाइंस नहीं लगा सकते क्योंकि वो हर चीज गुत्थम गुत्था हो जाएगी तो मसला बन जाएगा। इससे आपने क्या करना है कि यहां पर लेड पेंसिल से हल्का हल्का शेड कर देना है। तो यहां पर वही बात लिखी है कि आयत शेडेड रीजन रेक्टेंगल हैज एन एरिया, इसका एरिया क्या होगा, इस वाली साइड को इस वाली को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ये वाली साइड क्या है, एफ आई कॉस थीटा आई, तो एफ आई कॉस थीटा इंटू डेल्टा डी आई कर दिया है और ये हमें क्या देगा,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या देता है, वर्क डन देता है ना। तो हमने यही लिखा है इज वर्क डन ड्यूरिंग ith इंटरवल, यानी इस ith इंटरवल में जो वर्क डन होगा उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। अब हमने एक रेक्टेंगल का एरिया तो डिस्कस किया है, हमें तो इस पूरे ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है वो चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है एरिया अंडर द फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज वर्क डन। तो ये फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, इसके अंदर जो एरिया आ रहा है वो भी तो वर्क डन होना चाहिए। तो हमें तो इस पूरी कर्व के नीचे जो एरिया है वो चाहिए। देखिए अगर मुझे इस पूरी कर्व के नीचे सारा एरिया मालूम करना है तो मैं क्या करूंगा, इन सारी रेक्टेंगल्स का एरिया मालूम करूंगा, उन सबको आपस में ऐड कर दूंगा। तो यही बात लिख दी है, द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। तो ये हो गई कि ग्राफिकल मेथड से आपने किस तरह से वर्क डन करना है। अब नीचे लिखना है फॉर मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, क्योंकि देखें यहां पर अगर मैं एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर रहा हूं तो इसमें कुछ फालतू भी ऐड हो रहा है। ये जो ऊपर चला गया ये भी तो इस रेक्टेंगल वाले में ऐड हो रहा है, ये वाला भी ऐड हो रहा है, ये वाला भी ऐड हो रहा है, ये वाला भी ऐड हो रहा है। तो यानी थोड़ा एक्यूरेट नहीं आएगा। अगर मैं इसको ज्यादा एक्यूरेट करना चाहता हूं तो मैं इस तरह करूंगा कि जो रेक्टेंगल्स हैं इनको छोटा कर दूंगा, इनको पतला कर दूंगा यहां से। जब मैं इनको थोड़ा बारीक कर दूंगा, यहां से पतला कर दूंगा, तो क्या होगा कि ये वाला जो फालतू एरिया ये फिर नहीं आएगा। यानी जब बहुत पतली पतली रेक्टेंगल्स हो जाएंगी, पतली पतली स्ट्रिप्स बन जाएंगी बिल्कुल थिन, तो उस केस में क्या होगा कि यहां पर लेट्स से अगर मैं एक बहुत छोटी सी रेक्टेंगल कंसीडर करता हूं, डेल्टा D1 को बहुत छोटा कर देता हूं, तो यहां पर एक मुझे थिन सी रेक्टेंगल मिलेगी। तो उस केस में यानी यहां पर ये वाला फालतू एरिया नहीं आएगा, क्योंकि वैसे ही जब आप बहुत स्मॉल डेल्टा D1 लेंगे तो उस केस में आपके पास ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो यही बात लिखी है कि हम क्या कर देंगे, सब डिवाइड कर देंगे हर रेक्टेंगल को और बहुत सारी छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ इंटरवल बन जाएंगे। जब बहुत ज्यादा इंटरवल बन जाएंगे तो एक इंटरवल फिर कितना हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। देखिए अगर इसको मैं बहुत सारे इंटरवल में डिवाइड कर दूं, अभी तो मैंने n नंबर ऑफ इंटरवल में डिवाइड किया है, अगर मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा इंटरवल से मैंने डिवाइड कर दिया है, तो यहां पर फिर डेल्टा D1 क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। बहुत छोटे का क्या मतलब है, जीरो को अप्रोच करेगा। इसका मतलब है कि जब डेल्टा D जीरो को अप्रोच करने लग जाएगा तो वहां पर जो मुझे वर्क डन मिलेगा वो थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट मिलेगा। यहां पर फिर क्या करूंगा, मैं लिमिट लगा दूंगा, लिमिट डेल्टा D अप्रोचेस टू जीरो, यानी जब ये डेल्टा D जीरो को अप्रोच करेगा, ये हमने एक लिमिट लगा दी है, एक पाबंदी लगा दी है यहां पर कि जब डेल्टा D जीरो को अप्रोच करेगा तो उस वक्त जो आपका वर्क डन है वो ज्यादा एक्यूरेट होने लग जाएगा, यानी ये जो एरिया ये ज्यादा एक्यूरेटली आने लग जाएगा। In this case, the total area of all rectangle approaches to the area under the f cos theta versus d graph। अगर मैं इन सारी रेक्टेंगल्स को बहुत छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दूंगा, यानी सब डिवाइड करूंगा, तो उस केस में क्या होगा कि जो एरिया अंडर दी कर्व है ये फिर भी मुझे किस तरह से मिलेगा, उन सारी रेक्टेंगल के एरियाज को ऐड करने से, और वो थोड़ा एक्यूरेट मिलेगा क्योंकि उसमें ये फालतू वाला रीजन नहीं आएगा। जी जिस तरह ऊपर आ रहा है यहाँ पर ये कर्व से बाहर निकल गया, उस केस में क्या होगा, कर्व से बाहर निकलेगा क्योंकि रेक्टेंगल होगी इतनी छोटी, अगर कुछ निकला भी तो बहुत छोटा अंदर से बाहर निकलेगा एरिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। तो यहां पर अब फाइनली कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन एक्चुअली इस ग्राफ से हमने निकाला है। इस ग्राफ में क्या है, देखिए जब हम इसको बहुत सारी रेक्टेंगल्स में सब डिवाइड कर देंगे, यानी एक रेक्टेंगल को बहुत सारी छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में सब डिवाइड कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा कि वाले जो स्टेयर्स हैं ये भी बहुत छोटी हो जाएंगी, यानी एक स्मूथ सा ग्राफ बन जाएगा, बिल्कुल इस तरह का बन जाएगा। यानी यहां पर बहुत छोटी छोटी मैं रेक्टेंगल्स बनाऊंगा, डेल्टा D1 को बहुत छोटा छोटा लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली कर्व स्मूथ हो जाएगी। जब ये कर्व स्मूथ हो जाएगी तो उस केस में मुझे एक्यूरेट वर्क डन मिलेगा। तो यहां पर हमने यही लिखा है कि जो एरिया अंडर दिस कर्व आ रहा है ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए हमने दो पॉइंट्स लिए थे P और Q, यहां पर भी हमने मार्क कर दिए P से Q तक। तो P से Q तक पार्टिकल ने क्या किया है, मूव किया है, और जो एरिया आ रहा है इस कर्व के अंडर, कौन सी कर्व, f cos थीटा वर्सेस d कर्व। देखिए f cos थीटा वर्सेस d, इस तरह हम पढ़ते हैं f cos थीटा क्योंकि y के लॉन्ग है, वर्सेस d dx के लॉन्ग है। तो f cos थीटा वर्सेस d का जो ग्राफ है उसके अंडर जो एरिया आएगा इस कर्व के, यानी PQ कर्व के अंडर जो एरिया आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो बस यही कुछ कहानी थी वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स की। अब आपने प्रॉपर इसी तरह नोट्स में ये वाले ग्राफ भी बनाने हैं, और जिस तरह मैंने आपको कहा इसी तरह लेड पेंसिल से आपने इसको शेड भी करना है। तो आज का लेक्चर लॉन्ग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, प्रॉपर हेडिंग्स की फॉर्म में प्रिपेयर करना है, जितनी डेफिनेशन एग्जांपल्स जो कुछ भी लिखा है वो सारे का सारा आपने इस आर्टिकल में लिखना है। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंजर्वेटिव
एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि उसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है और कई शॉर्ट क्वेश्चन भी उस आर्टिकल में से बनते हैं। इसलिए आपने नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आपने अभी तक फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दे, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।